नमस्ते दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया होगे? सब मज़े में है? चलो देखो बेटा, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, फिजिक्स पाठशाला आपके लिए लेकर आया है एक बढ़िया टॉपिक, कूलम्ब्स लॉ। क्या लेकर आए हैं हम आपके लिए? कूलम्ब्स लॉ। अब देखो, कूलम्ब्स लॉ से पहले मैं छोटी सी एक बात करना चाहूँगा, और वो है किसके बारे में? ये बात है आपकी फिजिक्स के बारे में। हम दूसरे पेज में ले लेते हैं बेटा। वो बात किसकी है? फिजिक्स के बारे में। किसके बारे में? फिजिक्स के बारे में। अब देखो यार, फिजिक्स जो है ना, फिजिक्स एक सब्जेक्ट नहीं है। अगर आप बोलो कि सर फिजिक्स एक सब्जेक्ट है, तो ये फिजिक्स एक सिर्फ सब्जेक्ट नहीं है, ये सब्जेक्ट से बढ़ के है। ये आपकी लाइफ है। फिजिक्स क्या है? आपकी लाइफ है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसको समझो। देखो भाई, कहीं से कोई भी लाकर किताब देखकर, कोई कोटा से ले आकर नोट्स, दूसरे की नोट्स लेकर, कहीं से भी कोई आपको बड़े आसानी से फिजिक्स पढ़ा सकता है, और वो जो नोट्स पढ़ा रहा है वो चीज़ें आपको बड़े आसानी से समझ में भी आ जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मेरे से बेहतर भी एक्सप्लेन करने वाले हैं। मैं तो अभी यूट्यूब पे नया कर रहा हूँ, बट मेरे से बेहतर भी टीचर तमाम पढ़े हुए हैं, ऑफलाइन में ऑनलाइन में दोनों जगह पे। बट मैं क्या कह रहा हूँ कि फिजिक्स है क्या? फिजिक्स एक लाइफ है, और मैं अपने तरीके से इसको जो है, मैंने जिस तरीके से समझा है, मैं कोशिश करूँगा आपको उस तरीके से समझूं। मेरे एक टीचर थे, उनका एक बहुत बढ़िया डायलॉग था, और वो क्या कहते थे? फिजिक्स लव्स, या इसको बोल दो साइंस लव्स सिमेट्री एंड सिमिलरिटीज। उनका क्या कहना था कि जो हमारा साइंस है वो क्या करता है? लव सिमेट्री एंड सिमिलरिटीज। अब ऐसा क्यों है भाई? अब ये अगर बात करें साइंस क्या है या फिजिक्स क्या है, तो साइंस क्या है? द स्टडिंग ऑफ द नेचुरल फिनोमिना। हम क्या बोलते हैं? साइंस क्या है? द स्टडिंग ऑफ नेचुरल फिनोमिना। स्टडिंग ऑफ नेचुरल फिनोमिना। अब ये बात है फिनोमिना, ठीक है। अब ये बात करूं कि ये नेचुरल फिनोमिना क्या है, तो भाई नेचुरल फिनोमिना अगर मैं बोलूं तो ये क्या है? ये इक्विवेलेंट टू गॉड है। नेचुरल या नेचर, नेचुरल का किससे बना है? नेचर से बना है। तो ये क्या है? नेचर मीन्स इक्विवेलेंट टू गॉड। अब मैं ऐसा इक्विवेलेंट टू गॉड क्यों बोल रहा हूं? इसका सिंपल सा फंडा ये है भाई कि जितनी भी हमारे सोसाइटीज़ में कम्युनिटी है, ये बात याद रखिएगा, हमारी सोसाइटीज़ में, हमारे दुनिया में जितनी भी कम्युनिटीज़ है, सबके पास अपना खुद का एक ईश्वर है। और हर कम्युनिटी का एक सिंपल सा फंडा है। देखो भाई, भाईचारा बनाए रखने के लिए ये बोला जाता है कि क्या कहते हैं, हम सब भाई भाई हैं। मगर फैक्ट ये है कि अगर एक कम्युनिटी से बोलोगे कि दूसरे का कम्युनिटी का भगवान है, तो पहली कम्युनिटी सीधे मना कर देती है कि नहीं भाई, तुम्हारी कम्युनिटी, हम नहीं जानते इनको, हम इन देवता को नहीं जानते, जो है वो हमारा भगवान है। साफ साफ बात है। ऐसा कहना भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर हम दोनों को, अगर मैं मान लूँ, मैं बोलता हूँ कि मैं बेस्ट टीचर हूँ, और मैं ये ना बोल के मैं बोलूँ कि मैं बेस्ट टीचर नहीं, दूसरा कोई बेस्ट टीचर है, आप मेरे से पढ़ना नहीं चाहोगे। मेरे को आप तभी सुनोगे जब मैं बोलूँगा वन ऑफ द बेस्ट मैं हूँ, तब आप बड़ा इंटरेस्ट लेके मेरे को सुनोगे। तो एग्जैक्टली सेम चीज़ यहाँ भी है कि भाई, आपने जब दूसरे के गॉड के एग्जिस्टेंस को नकार दिया, तब जाके किसी ने आपके गॉड को एक्सेप्ट करना शुरू किया। और सीधी सी बात है भाई, देखो भाई, मैं कोई भी रिलीजियस कमेंट नहीं कर रहा हूँ, ये एग्जैक्टली सिर्फ और सिर्फ समझने के उद्देश्य से है। तो भाई, जब दूसरे वाले ने बोला कि नहीं तुम्हारा गॉड नहीं है, और जैसे ही ये सवाल अराइज होता है, तुरंत एक क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई, अगर भगवान नहीं है तो इस दुनिया को बनाया किसने? और जब जैसे ही ये बात आती है, तो सामने वाला बोलता है कि मेरे भगवान ने इस पूरे दुनिया को क्रिएट किया है। और एग्जैक्टली भाई, अगर जो साइंस पढ़ते हैं, रिलीजियस फैक्ट से ना देखा जाए, तो पहली यही डायलॉग निकलता है, सीधा सीधा ये कॉन्सेप्ट निकल के आता है साइंस का भी, कि साइंस सीधे बोलता है देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, देयर इज नो
existence, there is no existence of God. क्या करता है साइंस? सीधे कहता है देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ये सीधे सीधे गॉड के एग्जिस्टेंस को मना कर देता है। और जैसे ही इसने गॉड के एग्जिस्टेंस को मना किया, सीधा सा एक क्वेश्चन अराइज हुआ, देन हु क्रिएटेड ऑल दिस थिंग्स? देन हु क्रिएटेड ऑल दिस थिंग्स? ऑल दिस, यानी इस जहां को अगर भगवान नहीं है तो इस जहां को किसने बनाया है भाई? और जैसे ही ये बात उठी कि इस जहां को किसने बनाया है, तो फिर साइंस ने अपने भगवान को लाके खड़ा कर दिया और उसने बोला ये भगवान नहीं है मगर दुनिया को इसी ने बनाया है, और वो क्या है? नेचर है। अब यहाँ पे एग्जैक्टली बात शुरू होती है मेरी फिजिक्स की, साइंस की। कैसे शुरू होती है? CINC, यहाँ पे हमारा एग्जैक्टली शुरू हो जाता है किसका? साइंस की बात। क्यों गलत हो जा रहा है भाई? यहाँ पे हमारा एग्जैक्टली साइंस की बात शुरू हो जाती है। और साइंस की बात में क्या है? साइंस ने सीधा सा बोला कि किसने बनाया? नेचर ने बनाया है। और नेचर की बात जैसे ही आती है, यानी सीधी सी बात हमारी आ जाती है क्या? नेचर ने कैसे बनाया? तो एक इक्विवेलेंट, मैं बोलता हूँ नेचर इक्विवेलेंट है किसके? गॉड के। और गॉड के कैसे इक्विवेलेंट है भाई? चाहे आप अल्लाह को मानो, चाहे आप शंकर को मानो, या चाहे आप विष्णु को मानो, या आप जीसस को मानो, गुरु नानक को मानो, जिस भी गॉड को आप मानते हो, अगर इसने हमें बनाया है तो भाई सीधी सी बात है, इसने हमें क्या बनाया है? सिमेट्रिक बनाया है। अगर आप अपने आप की आधी तस्वीर को, किसको? आधी इमेज को, तस्वीर को अगर शीशे के सामने, मिरर के सामने अगर आप रखते हो तो आपको अपना आधा फेस शीशे में दिखाई देता है, अपोजिट डायरेक्शन वाला। यानी क्या हुआ? नेचर ने या गॉड ने इस दुनिया में जो भी चीज़ बनाई है वो सिमेट्रिक बनाई है। मैं खुद को ले लो, किसी भी जानवर को ले लो, पेड़ पौधों, किसी पत्तियों को ले लो, आप देखोगे हाफ ऑफ द इमेज इज एग्जैक्टली इक्वल टू हाफ ऑफ अनदर इमेज, half of the things are exactly equal to half of the others, while इसी के साथ आप जब देखते हो साथ में सिमिलर भी बनाया है। और सिमिलर कैसे बनाया है? अगर आप सिमिलरिटीज देखोगे तो भाई अगर हम सांस लेते हैं, अगर हम ऑक्सीजन, हम क्या कर रहे हैं? ब्रीथ कर रहे हैं, तो दुनिया में ऐसी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है जो ब्रीथ नहीं करती है। अगर हम मोशन कर रहे हैं, यानी हम एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, तो दुनिया में ऐसी कोई भी जगह चीज़ें नहीं है, जीवित वस्तु नहीं है, जीवित चीज़ें नहीं है जो लोकोमोटिव नहीं है। और अगर लोकोमोटिव नहीं है तो वो कुछ ना कुछ चीज़ों में हमसे सिमिलर है। तो गॉड की, नेचर की ये सबसे प्यारी चीज़ है कि उसने दो भी चीज़ें बनाई हैं, वो क्या बनाई है? सिमेट्रिक बनाई है और सिमिलर बनाई है। अब जैसे कि अगर कोई भी वस्तु उसने जो बनाई है वो मूव करती है, और ये सच है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें किसकी, हम खुद मूव होते हुए दिख रहे हैं, बट अगर हम बात करें एटम्स की, तो एटम्स में हमें दिख रहा है कि एटम्स मूव नहीं करता है। बट स्टेट ऑफ मैटर्स, कौन सा? स्टेट ऑफ मैटर्स में हमने ये स्टडी किया है कि मॉलिक्यूल्स जो हैं क्या करते हैं? मॉलिक्यूल्स जो हैं अपनी ही जगह पे वाइब्रेशनल मोशन करते हैं। क्या करते हैं? वाइब्रेशनल मोशन करते हैं। यानी दुनिया की कोई भी वस्तु क्या है? स्थिर नहीं है, रेस्ट में नहीं है, अपनी ही जगह पे, वेदर वो
क्या करते हैं, वाइब्रेशनल मोशन कर रहे हो या कोई भी मोशन कर रहे हो, वो नॉर्मली मोशन करते ही करते हैं। यानी इनके नेचर में भी क्या है, यानी जितने भी पार्टिकल्स हैं उनके नेचर में भी क्या है, सिमिलरिटीज है। मेन मुद्दा मेरा यही था, यानी मेरा मेन मुद्दा ये है बेटा कि आप एक ही चीज को बार बार पढ़ के रटने की क्या जरूरत है, जब ऑलरेडी आप एक चीज को पढ़ चुके हो। बस आपको करना क्या है, उससे टैली करना है, उससे कंपैरिजन करना है, और आप देखोगे कि आपके लिए कितना इजी है। अब देखो यहाँ पे भाई बात करते हैं, फिर अब हम आ जाते हैं किसमें, हमारा जो टॉपिक आज का था कूलम्ब्स लॉ का। हम कूलम्ब्स लॉ की शुरू करते हैं, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसकी कूलम्ब्स लॉ की अगर हम बात करें, चलो बेटा, अब हम कूलम्ब्स लॉ की बात करें तो कूलम्ब्स लॉ में हम स्टडी किसके लिए कर रहे हैं भाई, चार्जेस के बारे में स्टडी कर रहे हैं। कूलम्ब्स लॉ में हम किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, चार्जेस के बारे में स्टडी कर रहे हैं। अब एग्जैक्टली देखो यार, चार्जेस आ किसकी वजह से रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आ रहा है। और इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, मास कंटेन करता है। क्या कंटेन करता है, मास कंटेन करता है। और हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है भाई, कि अगर हमारे पास, क्या हमने पढ़ा हुआ है, अगर हमारे पास दो बॉडीज M1 और क्या है, ठीक है, अगर हमारे पास दो बॉडीज M1 और M2 है और इनके बीच की दूरी क्या है, R1 है या R है, तो इनके बीच लगने वाला फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों मासेस के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और इन दोनों को मिला के हमें एक फोर्स मिला था M1 M2 अपॉन R का स्क्वायर, और एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लग गया था। ये हमने पढ़ा था किसमें, ग्रेविटेशनल फोर्सेस में। किसमें पढ़ा था भाई, ग्रेविटेशनल फोर्सेस में, ग्रेविटेशनल फोर्सेस में पढ़ा था। अरे यार एग्जैक्टली देखो यहाँ पे हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन। अब इसको उल्टा अगर कर ले तो कोई भी मास बना हुआ है किससे, एटम से। एटम्स बने हुए हैं किससे, इलेक्ट्रॉन से। और इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या है, चार्जेस हैं। तो अगर ये दोनों सेम चीजें हैं तो इनका नेचर भी सेम होगा। फर्क क्या है कि ये लार्ज बॉडीज के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, यहाँ पे हम स्मॉल बॉडीज के बारे में स्टडी कर रहे हैं, या स्मॉल पार्टिकल के बारे में स्टडी कर रहे हैं, बट नेचर सेम है। तो यहाँ पे अब देखो कैसे इसको करते हैं। अब भाई हमने मास की जगह क्या बोला कि अगर हमारे पास दो चार्जेस Q है और एक चार्ज हमारा क्या है, दूसरा चार्ज अगर हमारा क्या है, Q2 है, which was separated by some distance, what, some distance R, then the force between the two charges F is directly proportional to F1 into F, sorry, कहाँ में था यार, क्या मैंने बोला कि हमने क्या बोला कि अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, तो हमारा इनके बीच लगने वाला फोर्स F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, यानी क्या हुआ, ये प्रोडक्ट के Q1 और Q2 के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, द डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हमें क्या मिला, हमें इक्वेशन 1 और 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 व्हाट वी गेट, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्लियर हुआ बेटा। अब देखो यहाँ पे यार सबसे मजेदार चीज, अब हमने एक चीज पा लिया कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, बट ये इक्वलिटी नहीं है। और इक्वलिटी ना होने का मतलब क्या है बेटा, कि प्रोपोर्शनलिटी का मतलब क्या हुआ, हमने क्या पा लिया, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2
अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ हमें मिला प्रोपोर्शनलिटी, और प्रोपोर्शनलिटी का क्या मतलब हुआ? प्रोपोर्शनलिटी का मतलब सीधा सा मेरे हिसाब से जैसे का तैसा, जैसे का तैसा। जैसे का तैसा क्यों बोलता हूँ भाई मैं? ये मेरी लैंग्वेज में क्यों बोलता हूँ जैसे का तैसा? इसलिए बोलता हूँ कि अगर मान लो जिस रेशियो में ये बढ़ेगा, जैसा ये बिहेव करेगा एग्जैक्टली वैसा ही ये भी बिहेव करेगा, बट बराबर नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके दोस्त ने एक मुक्का आपको मारा, रिटर्न में आपने भी उसे एक पंच दे दिया, तो क्या जितना तेज मुक्का उसने मारा, यानी अगर सपोज करो 1 न्यूटन का मुक्का उसने मारा आपको, तो क्या आप भी एग्जैक्टली 1 न्यूटन का मुक्का दे दोगे? नहीं भाई, वो 1.1 का हो सकता है, 1.2 का हो सकता है। रिप्लाई में आपने सेकेंड मुक्का मारा, 2 न्यूटन का हुआ, फिर वो मारेगा तो दुगुने का हुआ, यानी 1 पॉइंट कितना हो जाएगा? 2.4 न्यूटन का मुक्का आपका हुआ। यानी बराबर नहीं हो रहा है, बट जैसे का तैसा आप भी मारते जा रहे हो, बट इक्वलिटी नहीं हो रही है। और उस को हटाने के लिए हमने क्या लिया? एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और इस तरह से हमने क्या पाया कि F इज इक्वल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, एंड दिस इज नोन एज कोलम्बियन फोर्स। कोलम्बियन फोर्स। और इसको हमने क्या बोला? कोलम्बियन फोर्स के नाम से जानते हैं। भाई क्यों बोलते हैं कोलम्बियन फोर्स के नाम से? इसको हम बोलते हैं फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के नाम से भी जानते हैं, या कोलम्बियन फोर्स के नाम से भी हम जानते हैं। यहाँ स्पेलिंग गलत लिखा है क्या? नहीं, सही लिखा है। तो क्या बोलते हैं? कोलम्बियन फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के नाम से जानते हैं। कोलम्बियन फोर्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि कुलाम ने इसको डिराइव किया था। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे कुछ चीजें हमें मिली। हमें क्या मिला? एक हमें मिला K की क्या होती है? K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या इसकी वैल्यू होती है कितनी? K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या 9 × 10⁹ और साथ में हमें मिला एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12। ये हमारे कुछ वैल्यूज हैं जो हमें बेसिकली न्यूमेरिकल्स लगाने में भी हेल्पफुल होते हैं। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। तो बस आज के लिए इतना ही। अब आगे आपके सिलेबस काफ़ी अच्छे से चलेंगे। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरी बातों फिजिक्स को बेहतर तरीके से समझ सकें और मुझसे जुड़ सकें और मैं आपसे जुड़ सकूं। थैंक यू वेरी मच बेटा।